हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बी प्रिपेयर। हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और उसका आज हम पार्ट 2 स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ लिया था कि जो सोवियत यूनियन है वो क्या थी और कैसे उसका डिसइंटीग्रेट हुआ गोरबाचेव के साथ। तो अब हम इस टॉपिक के इंटीग्रेशन, गोरबाचेव के इनिशिएटिव और इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, पर आज हम पढ़ेंगे कि आखिर क्यों इसका डिसइंटीग्रेट हुआ। ऐसी कौन सी सिचुएशंस आ गई थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी जो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो पावर है कैसे वो हिस्सों में टूट गई, कैसे उससे जो उसी की कंट्रीज है जिनसे वो मिलकर बना था कैसे वो उनसे अलग हो गई। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, कैसे जो सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट होने लगी। सबसे पहले ही चीज़ हम ले लेते हैं, हाउ डिड, आखिर कैसे। इसका हम एक सबसे बड़ा रीजन एक क्वेश्चन के कि जो इतनी बड़ी सुपर पावर है कैसे वो एक ऐसे ख़त्म हो गई। तो ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि कैसे, हाउ। सबसे पहले जो सोवियत यूनियन की जो इंटरनल वीकनेस थी और पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट थी, वे लोगों की जो नीड थी उनसे नहीं मिल पा रहे थे। लोगों की जो एक्सेप्टेशन थी उनसे मीट नहीं कर पा रहे थे। वे काफ़ी ज़्यादा इतनी, क्योंकि जो उनकी इकोनॉमी थी वो एक तरह से रुक गई थी, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, आपने पहले भी पढ़ा है। तो इस तरह अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो हर तरह के डेवलपमेंट पर इसका असर देखा जा सकता है, और ये सब रुक गई थी। एंड जो काफ़ी सालों से जो इकोनॉमिक है वो रुका हुआ था। कंज्यूमर जो ये गुड्स हैं इनकी भी शॉर्टेज होती जा रही थी। एंड जो वहाँ की सोसाइटी थी, सोवियत यूनियन के लोग ही जो इनकी जो इकोनॉमी व्यवस्था और जो पॉलिटिकल जो सिस्टम था उसी पर क्वेश्चन उठा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, हमारी नीड कंप्लीट नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है। तो लोग अपने ही सिस्टम पर क्वेश्चन उठाने लग गए थे कि वाई, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि इसका हम सबसे पहला जो रीज़न लेते हैं वो लेते हैं कि जो सोवियत यूनियन है उसने ज़रूरत से ज़्यादा अपना जो पैसा है वो न्यूक्लियर और मिलिट्री पर वेस्ट किया है। अपने डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट स्टेट, इनके डेवलपमेंट पर उसने काफ़ी बड़ी मात्रा में जो पैसा है ये वेस्ट किया और रिसोर्सेज को भी काफ़ी यूज़ किया है। ये सबसे जो फर्स्ट रीज़न है वो माना जाता है कि अमेरिका को टक्कर देने में सोवियत यूनियन अपने ही कंट्री के अदर हिस्सों के डेवलपमेंट को भूल गई थी। इससे क्या हुआ, इकोनॉमी पर काफ़ी बर्डन हुआ और जो सिस्टम था वो कोप अप नहीं कर पा रहा था। जो कि एक पूरा सिस्टम चल रहा था उसके साथ कोप अप नहीं कर रखा था। इकोनॉमिक चीज़ में हम काफ़ी पीछे रह गए थे। दूसरी जो चीज़ हुई इसी के साथ, जो ऑर्डिनरी सिटीजन थे यानी नॉर्मल जो पीपल थे, उन्हें वेस्ट में जितने भी एडवांस इकोनॉमिकल और जो अदर डेवलपमेंट हो रहे थे उनके बारे में उन्हें नॉलेज मिल रही थी कि जो वेस्ट कंट्री है, यूरोप की जो वेस्टर्न और जो यूएसए के साथ मिली कंट्री है, उनमें काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं और हम उनसे काफ़ी पीछे रह गए हैं। ये सब जो यहाँ के सिटीजन है उन्हें पता लगने लगा। और साथ ही फिर जो सेकंड रीजन माना जाता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जो कि 70 साल से यहाँ पर उसमें थी, गवर्नमेंट में थी, और इन्हें सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल कर रखा था। अभी जो ये है गवर्नमेंट इसके पब्लिक के प्रति अनअकाउंटेबल हो गई थी, यानी ये ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती थी। ये इनके जो पावर थे, इनके जो लोग थे, गवर्नमेंट थी, इसको काफ़ी ज़्यादा पावर्स मिली हुई थी, अलग से राइट मिले हुए थे। ये बाकी लोगों के इक्वल नहीं थी। जैसे कि इसकी इकोनॉमी में पहले जो इसकी फिलोसफी थी उसमें कहा था कि सभी को इक्वल होना चाहिए, पर इसके जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे उन्हें कुछ ज़्यादा ही पावर मिली हुई थी और जो बाकी लोग थे उनको इतनी पावर नहीं मिली थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लोगों के माइंड में आने लगी। जो यहाँ के लोग थे वो इस तरह के डेवलपमेंट से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि जो ये डेवलपमेंट हो रहा है ये काफ़ी स्लो तरीके से हो रहा है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सही नहीं है। तो जो गवर्नमेंट है वो अपनी पॉपुलैरिटी को खो रही थी। जो गवर्नमेंट के लोग ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहे थे। एंड जो गोरबाचेव थे उन्होंने इन चीज़ों को समझ लिया था और उन्होंने लोगों के से वादे भी किए कि हम सब ठीक करेंगे, सोवियत यूनियन में इम्प्रूवमेंट करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वे इन प्रॉब्लम से डील नहीं कर पाए। क्योंकि जो आखिर ऐसा वैसे क्वेश्चन है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि गोरबाचेव ने जो यानी प्रॉब्लम को पहचान लिया था, उन्होंने कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, और उन्होंने अटेम्प्ट भी किए कि हम इस प्रॉब्लम से डील करेंगे, और उन्होंने इसके लिए कुछ इनिशिएटिव लिए। फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण यहाँ पर फिर भी इसका डिसइंटीग्रेट हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ कि
गवर्नमेंट यहाँ पर फिर कंट्रोल करना था वो काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि जो यानी पब्लिक को लग रहा था कि गोरबाचेव है ये काफ़ी स्लो इनिशिएटिव ले रहा है और यहाँ पर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। उसी तरह जो इसकी दूसरी पार्टी थी उसको लग रहा था कि जो गोरबाचेव है वो काफ़ी फास्ट कर रहा है, तो जो पब्लिक है उसे लग रहा था कि ये काफ़ी स्लो कर रहा है और इसे फास्ट करने की ज़रूरत है। और जो पॉजिटिव वाले थे कम्युनिस्ट पार्टी वाले, उनको लग रहा था कि हमारी कंट्रोल तो पब्लिक पर है नहीं, तो गोरबाचेव है वो काफ़ी जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो इस बीच क्या हुआ, स्लो और फास्ट के चक्कर में जो गोरबाचेव है वो हर तरीके से अपना सपोर्ट को गवा चुके थे। एंड जो पब्लिक है वो दो हिस्सों में बट गई थी, यानी उनके अलग अलग जो थे वो पॉइंट ऑफ व्यू बन गए थे और उन्हीं से और ऐसी अब कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी जिनसे उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू या उनको साथ लाया जा सके। तो इसी के साथ एक और जो चीज़ हुई वो थी नेशनलिज्म। कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जिनको लगता था कि हमें सोवियत यूनियन से अलग रहना चाहिए। वे उनकी जो डिज़ायर थी वो सोवियनिटी की थी कि हम अपना एक अलग राज्य चाहते हैं, हम अपनी फ्रीडम चाहते हैं। तो ये जो फीलिंग थी ये सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न मानी जाती है। एंड इसके लिए भी लोगों के डिफरेंट व्यू थे। जो सोवियत यूनियन में ऐसे में इंटरनल स्ट्रगल तो चल ही रहे थे, इसके साथ साथ ही ये जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी इसने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट करने में। अब क्या हो रहा था कि लोगों में नेशनलिस्ट डिससेटिस्फेक्शन था वो बढ़ रहा था। एंड जो गवर्नमेंट और जो रूलर्स थे वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक तो इंटरनल इतनी चली हुई है और ऊपर से जो कंट्रीज़ है वो इससे अलग होना चाहती है। तो गवर्नमेंट और जो रूलर्स थे वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे थे। एंड जो सेंट्रल एशियन जो कंट्री थी वो कुछ ज़्यादा इनिशिएटिव ले नहीं रही थी, वे कहीं ना कहीं सोवियत फेडरेशन के साथ मिलकर रहना चाहती थी। पर थिंग्स थे वो बदल गई। जो सोवियत यूनियन में जो नेशनल डिससेटिस्फेक्शन था वो बढ़ता गया, क्योंकि जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनका मानना था कि उन्हें सोवियत यूनियन से जो सेंट्रल एशियन जो स्टेट है उनसे अलग रखा जा रहा है और वे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता था वे एक अलग, जैसे सेंट्रल एशियन में अलग रेट है और यहाँ पर अलग रेट है, तो उन्हें लगता था कि वे ज़्यादा पे कर रहे हैं और इसलिए उनमें नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो बढ़ती गई। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है कि जो सोवियत यूनियन है वो क्यों डिसइंटीग्रेट हुई, क्योंकि पहले यहाँ पर मिलिट्री पर ज़्यादा पैसा लगाया गया, दूसरा यहाँ पर डेवलपमेंट में पीछे गए, तो पब्लिक को पता चलता गया और पब्लिक है वो इस चीज़ के अगेंस्ट होती गई, उनमें इंटरनली काफ़ी मूवमेंट होने लगे। तीसरा जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो भी इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल नहीं थी गवर्नमेंट के लिए। एंड जो नेक्स्ट चीज़ थी वो गोरबाचेव थे, उन्होंने इनिशिएटिव लेने में थोड़े वे कंफ्यूज दिखे। एंड लास्ट जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी। अगर क्वेश्चन में 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है कि आप बताओ कि वाई सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, तो आप इन पॉइंटों को हेडिंग डाल के काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, इससे आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। जो ये डिसइंटीग्रेशन हुआ था इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या थी। इसकी कॉन्सिक्वेंस ये हुई कि जो सोशलिस्ट सिस्टम था वो अब ईस्टर्न यूरोप का प्रोफाउंड हो चुका था और बेसिकली 3 काइंड ऑफ चेंज देखे गए थे। सबसे पहले हम इन तीनों जो चेंज है इनकी हेडिंग जान लेते हैं क्या क्या हुए थे। एक तो जो कोल्ड वॉर है उसका एंड हो चुका था, क्योंकि ये जो था कोल्ड वॉर ये 2 वर्ल्ड यानी 2 ब्लॉक्स के बीच में था। अब जब एक ब्लॉक्स रहा ही नहीं तो वॉर किस चीज़ का, तो ये चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। सेकंड जो चीज़ थी वो कि जो इसकी फ़िलोसफी थी और जो इसकी फ़िलोसफी थी कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, तो इनमें जो कंपटीशन चली हुई थी कि मैं तेरे को बीट करूँगा, मैं तेरे को बीट करूँगा, कौन सी बेस्ट है, ये वाली जो चीज़ थी ये ख़त्म हो चुकी थी। एंड सब चेंज आ गया था। एंड जो थर्ड जो चीज़ थी लास्ट वाली, उसमें क्या हुआ था कि काफ़ी सारी इस ब्लॉक की जितनी भी सारी कंट्रीज़ थी वो न्यू तरीके से यानी नई नई कंट्रीज़ बनकर उभर कर आ चुकी थी और काफ़ी सारे डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलने लगे। तो अब हम इसके जो ये 3 चेंज है इनको हम काफ़ी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो चेंज था एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, यानी जो कोल्ड वॉर है शीत युद्ध था उसका ख़त्म हो चुका था, क्योंकि जब पावर जो जिसके साथ था वही नहीं रही तो वॉर का कोई मतलब ही नहीं बन सकता, तो इसके लिए वो ख़त्म हो चुका था।
सेकंड जो चीज़ थी वो थी सोशलिस्ट सिस्टम की, जो ये रेस चली हुई थी कि कैपिटलिस्ट सिस्टम बेस्ट है, सोशलिस्ट बेस्ट है। ये जो चीज़ थी, ये जो इशू था, अब ये अब नहीं रहा था। ये जो इशू था ये अब ख़त्म हो चुका था। जो इसकी कन्फोर्टेशन डिमांडेड थी ये सब ख़त्म हो चुकी थी। एंड जो ये रेस लगी हुई थी कि अपने जो वो अपने वेपन्स बढ़ा रहा है, वो अपने रहा है, इस चीज़ का भी इसी के साथ ख़त्म हो गया था। अब जो न्यू सब लोग सोच रहे थे कि जो न्यू पीस है यानी शांति, थोड़ी जो शांति है वो ऑक्यूर होगी। एंड जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी थी। एंड क्योंकि जो फिलोसफी थी वो एक ही बची थी, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। जो कोल्ड वॉर का एंड है उसने भी दो पॉसिबिलिटी छोड़ी थी कि कोई भी जो रिमेनिंग जो सुपर पावर है उसी का डोमिनेंट रहेगा। यानी एक दो सुपर पावर थी पहले, इनका था, अब एक जो सुपर पावर बची है इसी का डोमिनेंट पूरे वर्ल्ड पर देखा जाएगा। और अब यूनिपोलर सिस्टम होगा, यानी पहले बायोपोलैरिटी थी पर अब यूनिपोलर सिस्टम होगा, यानी सिर्फ एक ही ध्रुव पूरे वर्ल्ड पर बचता है। पर इसी के साथ या तो ये होगा या फिर ये होगा कि ब्रिंगिंग ऑफ मल्टीपोलर सिस्टम, यानी एक पावर ना होकर काफ़ी सारी सुपर पावर्स डेवलप हो सकती हैं एंड कोई भी पावर एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करेगी। अब बचता क्या है, जो यूएस है ये सिर्फ एक सुपर पावर बचती है। जो यूएस है वो ओनली वन सुपर पावर बचती है। एंड जो इसकी जो फिलोसफी थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाली, जो इसका आइडिया था उसी का पूरे वर्ल्ड पर इंटरनेशनली सिस्टम पर डोमिनेशन था। काफ़ी इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, ये काफ़ी एडवाइजरी बॉडी इसकी बनकर आई थी। जो लिबरल डेमोक्रेसी थी ये एमर्ज हो रही थी और इसी की बेस पर पॉलिटिकल लाइफ है इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज की जा रही थी। ये इसका सेकंड चेंज था कि जो इनकी फिलोसफी को लेकर फाइट थी वो खत्म हो चुकी थी क्योंकि अब सिर्फ एक ही सिस्टम बचता था। थर्ड जो चेंज था वो एमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज की, जो नई छोटी छोटी, इससे जैसे 15 आपको पता है 15 कंट्रीज थी, वे अब सब अलग हो गई थी। तो एमर्जेंस ऑफ न्यू छोटी कुछ कंट्रीज का एमर्जेंस हो रहा था जो कि इंडिपेंडेंट थी। वे उनकी चॉइस थी कि वे चाहे तो यूएस में मिले या फिर वे खुद इंडिपेंडेंट रहे। इसमें जो बाल्टिक और जो ईस्ट यूरोपियन स्टेट थी वे ईस्टर्न यूरोपियन यूनियन है, इसको जो EU के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ईस्टर्न यूरोपियन को ज्वाइन करना चाहती थी, कुछ नाटो का पार्ट्स बनना चाहती थी। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी वो अपनी जो उनकी लोकेशन है, जियोग्राफिक लोकेशन है, उससे वे एडवांटेज लेना चाहती थी। एंड रशिया, वेस्ट, US, चाइना के साथ उन्होंने, ये नहीं है कि वो किसी एक पावर में जाकर मिली, उन्होंने इन सब के साथ अच्छे रिलेशन रखे। साथ ही जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसमें काफ़ी न्यू प्लेयर्स एमर्जेंस हो रहे थे, इनकी खुद की आइडेंटिटी थी, इनके इंटरेस्ट थे, इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिफिकल्ट थे, तो सभी का अपना एक अलग तरीका था और वे सभी अपने बेस पर डेवलप हो रहे थे। सो ये था हमारा कि ये फर्स्ट एक जो पोलर है ये ख़त्म होता है तो इसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, यानी क्या चेंजेस आते हैं। तो अब इसी के चेंजेस आने के साथ हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शॉक थेरेपी को हम पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स में पढ़ेंगे। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ये भी वैसे चैप्टर पूरा ही इंटरेस्टिंग है, तो इस टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ कि हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें जिससे आपको थोड़ा बोरिंग ना लगे और आप अच्छे वे से चीज़ों को समझ सकें। एंड 15-15 मिनट में ये होता है कि हम बोर भी नहीं होते और हमें टॉपिक भी आसानी से समझ आ जाता है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो तक वेट करें। थैंक यू।